Hello class 10th students. This is our social science class for geography. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, प्लस जो सेकंड चैप्टर है वो भी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया ही है, बट इन दैट चैप्टर वी विल स्टडीज एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर यूज. Okay, in this chapter we are going to study about soil, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज क्या हैं. ठीक, सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर दैट रिसोर्सेज, व्हाट आर रिसोर्सेज, देयर मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, soil formation, type, distribution and conservation, water as a resource and their type, distribution and conservation of water. Conservation of water के बारे में हमने इसके पहले बहुत कुछ पढ़ा है, but something will be upgraded in your next जो अपग्रेडेड क्लास होती है उनमें कुछ ना कुछ ऐसे अपग्रेड करके आपको दे दिया जाता है जिससे आप उस चीज़ की स्टडी में बिल्कुल बहुत अच्छे हो जाओ. ठीक है, नाउ द फॉरेस्ट की यूटिलिटी एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर. ओके, एंड वाइल्ड लाइफ में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. रिसोर्सेज. ओके, हम रिसोर्सेज के बारे में ही बात कर रहे हैं. सो रिसोर्सेज आर दोज एस्पेक्ट्स विच फैसिलिटेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, है ना. यानी कि रिसोर्सेज हम उनको बोल सकते हैं जो हमको फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है और आप उस चीज़ का यूज़ करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हो, दैट थिंग इज़ कॉल्ड रिसोर्स. ठीक है, सो resources are those aspects which facilitate the satisfaction of human needs or help to solve the problems. After all, they are solving your problem. What you need something which is useful to you and you get it as a resource. This will be helpful to you and this will solve your problem also. Okay, so this definition, ये जो डेफिनेशन ये पूरी तरीके से आपको समझा रही है रिसोर्सेज होते क्या हैं. जैसे आपके पास अगर वाटर है, सो वाटर जो है एक रिसोर्स है. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स है बोला जाए तो, ये मतलब हमारे पास ख़त्म ना होने वाला. ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज अ ड्रिंकिंग, इरीगेशन, क्लीनिंग, मतलब मल्टीपर्पज़ है. ठीक है, तो वाटर एज अ रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हमारी सेटिस्फैक्शन हमको दे रहा है, ह्यूमन नीड है. ठीक है, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़फुल है. राइट, so resources have importance in our life as their availability indicates development. Okay, ये बहुत ही अच्छी टर्म है जिसको मैंने अंडरस्कोर में रखा हुआ है कि रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और उनकी अवेलेबिलिटी इंडिकेट करती है हमारे डेवलपमेंट को. आफ्टर ऑल वो अगर हमारे आसपास अवेलेबल रहेंगे तो हम उन चीज़ों का यूज़ करके अपने आगे की चीज़ों को बढ़ा सकते हैं. सो अवेलेबिलिटी इंडिकेट्स डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना. दैट द रिसोर्सेज हैव इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ एज देयर अवेलेबिलिटी इंडिकेट्स डेवलपमेंट. ओके, सो दिस इज रिसोर्स. एंड रिसोर्स अब क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल मतलब जो हमको नेचुरल तरीके से मिले हों, और आर्टिफिशियल यानी कि मैन ने अपनी यूटिलिटी के हिसाब से उसको कुछ चेंजेस करके अपने हिसाब से बदल लिया हो. ठीक है, सो हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल टू मैन. ओके, दैट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, रिसोर्सेज जो हमको नेचर से ही डायरेक्टली प्रोवाइडेड हों, जैसे सॉइल, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पावर, एयर, लैंड, दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. ये सभी हमको कहाँ से मिले हैं, नेचर से मिले हुए हैं, और इन्हीं को अगर हम मॉडिफाई करते हैं अपने तरीके से कुछ और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल रिसोर्स. ओके, जैसे हमने क्या किया, एक मोटरसाइकिल खड़ी कर ली है ना, बना के हमने मोटरसाइकिल बना ली. ठीक है, अभी मोटरसाइकिल में क्या लगे हुए हैं, सारे मिनरल्स, स्टील लगा हुआ है, आयरन लगा है, इसमें पेट्रोल यूज़ हो रहा है. ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसे ऑयलिंग हम यूज़ करते हैं, ऑयलिंग यूज़ हो रही है. तो ये सब क्या है, किससे मिलके बना है, हमको सॉइल में से हमने मिनरल्स निकाल लिए.
ठीक है, मिनरल्स हमने निकाल लिए और ओके, ठीक है, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडिफाई करके हमने आर्टिफिशियली बनाई, मतलब बोला जा रहा है नेचुरल रिसोर्स। अब ये मोटरसाइकिल भी क्या है, रिसोर्स, बट इट इज़ मॉडिफाइड बाय मैन, सो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल। ओके, अ मैन एज अ रिसोर्स। ओके, हम भी क्या हैं, एक रिसोर्स हैं, है ना। ह्यूमन रिसोर्स जो हमने 7th या 8th क्लास में पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, है ना। अगर एक पर्सन एजुकेटेड है, स्किल्ड है, हेल्दी है, हार्ड वर्किंग है, सो ही इज़ ए रिसोर्स, है ना। मैन एज अ रिसोर्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से रिसोर्स की तरह यूज़ हो रहा है ना। रिसोर्स की तरह यूज़ होना यानी कि वो स्किल्ड भी है तो उसकी स्किल हम यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स क्या है, एक तरीके से यूज़ करने वाली चीज़, ठीक है, हमें इसकी यूटिलिटी है। तो मैन एज अ रिसोर्स, इफ़ ही इज़ एजुकेटेड, स्किल्ड, हेल्दी एंड हार्ड वर्किंग, यू आर ऑल्सो रिसोर्स। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप वर्किंग हो, आप घर में हेल्प कर रहे हो, आप किसी की मदद कर रहे हो, यानी कि उसको सेटिस्फाई कर रहे हो उसकी नीड्स को, सो यू आर अ रिसोर्स। ओके, हमेशा हमको एक रिसोर्स की तरह ही रहना चाहिए, फ्री में हम में से कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, नाउ द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस। जो रिसोर्सेज हैं उनको भी हमने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है, बेस लेके, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि इस चीज़ में मेरा अधिकार है, ठीक है, यू आर राइट। सो ऑनरशिप यानी कि आपके अधिकार के हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि ये चीज़ मेरी है या तुम्हारी है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई घर हो गया, है ना, घर क्या है, किसी की ऑनरशिप में है, वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो जो ऑनरशिप है वो उसी की है, तो वो एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहा है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी हमने कुछ रिसोर्सेज को डिवाइड किया है, यानी कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है ऐसे रिसोर्सेज, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से, वो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उनके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। एंड एज अ यूज़, हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करके भी हमने इस बेसिस पे भी कैटेगराइज किया है that resources can be classified on the basis of ownership, availability, distribution and uses. Okay, now first the classification on the basis of ownership. ऑनरशिप के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के रिसोर्सेस हैं, द पर्सनल रिसोर्स, ठीक है, नेशनल रिसोर्स एंड वर्ल्ड रिसोर्स। पर्सनल रिसोर्स लाइक प्रॉपर्टी एंड हेल्थ, मतलब कि जो आपका खुद का पर्सनल हो, इसमें आप ऑनरशिप रखते हो अपनी, सो ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं पर्सनल रिसोर्स, लाइक प्रॉपर्टी एंड हेल्थ, है ना। हेल्थ आपकी ऑनरशिप है, आप उस चीज़ को डिसाइड करते हो, प्रॉपर्टी भी आपकी ऑनरशिप है, आप उस चीज़ को डिसाइड करते हो। देन सेकेंड थिंग आती है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स यानी कि नेशन के पास अपने कौन कौन से रिसोर्स हैं, नेशन की सारी ज़रूरतों को पूरे करने वाली चीज़ें क्या होंगी, रिसोर्स होंगी। सो वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन में जो जीडीपी है, पैसा है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होनी है, कहाँ का बजट है, तो इस हिसाब से वेल्थ ऑफ नेशन यूज़ हो रही है नेशन के लिए, सो दिस इज़ नेशनल रिसोर्स। मिलिट्री पावर, है ना, अगर हमें कोई अटैक करता है और हम उसके लिए अपनी मिलिट्री को खड़ा करते हैं तो मिलिट्री एज अ रिसोर्स हमारी यूज़ हो रही है। देन पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, अगर अपन को कहीं पे कुछ काम करवाना है और अगर हम बोले कि इंडियन है तो मतलब क्या हुआ, पेट्रियोटिज्म, ठीक है, मतलब हम क्या बता रहे हैं, हमारी देशभक्ति बता रहे हैं कि हम इंडियन हैं और हम वहाँ जाके अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी दूसरे देश में, तो ये हमारी नेशनल रिसोर्सेस है। ओके, नाउ थर्ड इज़ वर्ल्ड रिसोर्स, यानी कि वर्ल्ड के पास अपने कौन कौन से रिसोर्स हैं। जैसे अभी चल रहा है टाइम कोविड का, है ना, कोविड में किसी देश के पास वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन्स नहीं है तो क्या हुआ, एक देश ने दूसरे देश की हेल्प कर दी, एक देश ने दूसरे देश की हेल्प कर दी, तो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या है, ये एक रिसोर्स है वैक्सीन, ठीक है। सो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड आर कॉल्ड वर्ल्ड रिसोर्स, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में बहुत कम जगह होती हैं, तो क्या हुआ, लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसको, किसी ने किसी से ख़रीद लिया, किसी ने किसी से, तो ये भी एज अ वर्ल्ड रिसोर्स हम यूज़ करके बोल सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप,
ऑनरशिप के बेस में कैसे हुआ, पर्सनल रिसोर्स ऑनरशिप के बेसिस पे हमको समझ में आया। नेशनल रिसोर्स यानी कि एक नेशन के पास इन सब चीज़ों की ऑनरशिप होती है ना। कोई इंडिया की आर्मी पाकिस्तान में यूज़ नहीं कर सकता, कोई यूएसए में यूज़ नहीं कर सकता, तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे नेशनल रिसोर्स है ना। वर्ल्ड रिसोर्स यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है उसके पास भी एक ऑनरशिप है ना इस चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें ऑनरशिप के अंदर आ रही हैं, पर्सनल, नेशनल एंड वर्ल्ड रिसोर्स। ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास 4 तरह के रिसोर्सेस है। रिन्यूएबल रिसोर्स विच रीजनरेट देमसेल्फ, है ना। रिन्यूएबल, रिन्यू करने वाला, रिन्यूएबल यानी कि रिन्यू करने वाला। रिन्यू जो चीज़ हो रही है यानी कि अवेलेबिलिटी के बेसिस पे जो हमने 4 चीज़ें डिसाइड करी हैं, इसमें रिन्यूएबल पहला जो है वो क्या बता रहा है कि वो जो खुद को अपने आप को रीजनरेट कर लेता है नेचुरली। ओके, लाइक एग्रीकल्चर लैंड, सोलर एनर्जी। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड और सोलर एनर्जी ये सब रीजनरेट हो जाती हैं, है ना। एग्रीकल्चर लैंड रीजनरेट कैसा होता है, मैन्योरिंग हो जाती है उस पर, तो वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अब ये अवेलेबल तो है लेकिन नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि अगर एक बार हमने उसको यूज़ कर लिया तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। यूज्ड ओनली फॉर वंस एंड देन फिनिश्ड फॉर एवर, लाइक पेट्रोल, कोल। इसलिए बोला जाता है कि इनको कम यूज़ करो। ठीक है। रिसाइक्लेबल रिसोर्स मतलब कि अगर हमने किसी एक रिसोर्स को यूज़ कर लिया है, फिर हमें वो उस काम में नहीं आ रहा है, तो हमने उसको मोल्ड आउट करके या फिर कुछ और करके उसमें अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उसको कहीं और यूज़ कर लिया। लाइक एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम का क्या किया हमने, ऐसे मिनरल्स विच कैन बी रीप्रोसेस्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, है ना। जैसे रीप्रोसेस करने के बाद एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल है हमारे पास, है ना। सॉरी, एल्यूमिनियम वायर है, हमने सपोज हमने एल्यूमिनियम वायर लिया है, इस वायर का यूज़ हमारे पास नहीं है, तो इसको कहाँ भेज दिया हमने, फॉयल इंडस्ट्री। उसने क्या किया, एल्यूमिनियम को इतना ज़्यादा कंप्रेस किया, इतना ज़्यादा मेलेबल कर दिया कि वो क्या हो गया, फ्लैट बन गया। तो हमने उस एल्यूमिनियम को कैसे यूज़ करने लगे, हम उसको एज अ फॉयल यूज़ करने लगे। सो एल्यूमिनियम फॉयल हम अपने टिफ़िन वगैरह में यूज़ करते हैं, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिसाइक्लेबल रिसोर्स, जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। आयरन की कोई चीज़ बनी हुई है, सपोज़ रॉड बनी हुई है हमको, लेकिन उसके ब्रिक्स चाहिए हैं, तो हमने क्या किया, उसको हीट दी, वो मेल्ट आउट हुआ और उसको उसी शेप में हमने फिर से रीप्रोसेस कर दिया, तो वो वैसा बन गया। सो दिस इज़ कॉल्ड एज रिसाइक्लेबल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स आर नॉट एग्जॉस्टेड इवन दे आर यूज्ड, जो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे सोलर एनर्जी इज दी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, जो ख़त्म ही नहीं होती। वाटर फ्लो में है, ठीक है, तो ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। ओके, नाउ थर्ड टाइप इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें पहला है ऑबिक्विटस, कॉमनलिटीज़, रेयरिटीज़ एंड यूनिकिटस। इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं आपको समझ में आएंगे, जैसे कॉमनलिटीज़ जो हैं ये कॉमनली पाए जाने वाले, ठीक है। रेयरिटीज़ जो रेयर हो, कहीं कहीं बस पाए जाते हो। यूनिकिटस जो बहुत एक आध जगह ही यूनिक होता है ना, यूनिक वर्ड में क्या है, यूनिक लिखा हुआ है ना। आप ऐसे पेंसिल से लिख सकते हो जिससे आपको पता रहे कि इसमें क्या है, यूनिक। रेयर है ना, जो चीज़ क्या हो, रेयर हो, कहीं कहीं पाई जाती हो। ऑबिक्विटस क्या होता है, अवेलेबल एवरीवेयर। ऑबिक्विटस में यानी कि अवेलेबल एवरीवेयर, यानी कि जैसे ऑक्सीजन है, ये एयर में हर जगह है, एयर में हर जगह होने के कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑबिक्विटस रिसोर्स। सो ऑबिक्विटस रिसोर्स आर द अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। सेकेंड इज कॉमनलिटीज़ जो कॉमनली अवेलेबल हो, जैसे अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस, जैसे हमारा जो सॉयल है वो मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे होता है ना। टिलेबल लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमनलिटीज़ रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। रेयरिटीज़ रिसोर्सेज, रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि कुछ जगह ही पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है। ये रेयर रिसोर्सेस हैं जो बहुत कम जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। यूनिकिटीज़ क्या बोल सकते हैं हम, जो यूनिक हो, एक या दो जगह ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। जैसे हमारे पास कमर्शियल क्रायोलाइट मेटल जो होता है वो सिर्फ ग्रीनलैंड में पाया जाता है इन द नेचुरल फॉर्म।
ग्रीनलैंड में अकेला ये कमर्शियल क्रायोलाइट क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्लेक्शन की जितनी भी वर्किंग होती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ोगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पूरे के पूरे सरफेस में कैसा होता है? सेम होता है। इस वजह से हमको ये मेटल तो दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। इसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दिस कमर्शियल क्रायोलाइट मेटल इन द ग्रीनलैंड इन द नेचुरल फॉर्म इट इज़ फाउंड ओनली इन द वन प्लेस। अभी तक वर्ल्ड में ये एक या दो जगह पे ही पाया गया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिकिटस रिसोर्सेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेस में हमने बता दिया कौन सी चीज़ पूरी जगह अवेलेबल है, कौन सी चीज़ कॉमनली अवेलेबल है, कौन सी चीज़ बहुत रेयर है अवेलेबिलिटी में, एंड यूनिकिटस जो एक आध दो जगह ही हो। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। यूज़ के बेस पे हम उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज का, उस बेस पे हमने डिवाइड करा है रिसोर्सेज को। सो अनयूज्ड रिसोर्सेज में जैसे हमको मालूम है जो नोन है हमको, बट हम उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। नोन है बट हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना घर में जो रखी रहती हैं बट हम उनका यूज़ नहीं करते हैं। सो ऐसे ही रिसोर्स जो रहते हैं ये अनयूज्ड रिसोर्स रहते हैं। इनके एग्जाम्पल सब कुछ फाइंड आउट करो कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो अवेलेबल तो है बट आप उनका यूज़ ही नहीं कर रहे हो डेली लाइफ में, या हो सकता है कोई ऐसे मिनरल्स हो जिसका हम यूज़ ना कर रहे हो। तो फाइंड आउट। ओके, unusable resources which cannot be used further even with the present day technique। यानी कि आज की टेक्निक के लिए के हिसाब से हम उस चीज़ को और यूज़ नहीं कर सकते, है ना। कैन नॉट बी यूज फर्दर इवन विद द प्रेजेंट डे टेक्निक, यानी कि हमको मालूम तो है वो है बट आज की टेक्निक के हिसाब से हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यूज़ नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि हमको और टेक्निक्स की ज़रूरत है कि हम उसको यूज़ करें। तो अनयूजेबल रिसोर्स, कुछ ऐसे रिसोर्स जिनको हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही रखे हुए हैं, हमें मालूम तो है उनको यूज़ करना बट हम उसको और टेक्निक लगा के यूज़ करेंगे। जैसे अगर कंप्यूटर रखा है बट आपको उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है तो वो है तो अवेलेबल है बट टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा आपके पास नहीं है कि आप उसको यूज़ कर सको। जब आप बड़े हो जाओगे, उसकी टेक्नोलॉजी समझ जाओगे तो वो आपको यूज़फुल हो जाएगा। ओके, नाउ द potential resource are known but not used due to lack of technology and planning। अब क्या हुआ यहाँ पे? प्लानिंग नहीं है और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उस चीज़ का अब यूज़ नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, जैसे हमको मालूम है कि वहाँ पे हमें डैम बनाना है ना, बट वहाँ पे डैम बनाने के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है ना। हमने वहाँ पे टेक्नोलॉजी ही नहीं पहुँचाई अपनी कि वहाँ पे डैम बनाना है। सो इस हिसाब से क्या हुआ? दिस इज़ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग। सो पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स, ठीक है। लेटेंट रिसोर्स, इफ़ द प्रॉपर्टी और यूटिलिटी इज़ नॉट नोन। अगर हमको उस मटेरियल की, उस मिनरल की प्रॉपर्टी नहीं पता, उसकी यूजेस क्या है वो भी नहीं पता, तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज्ड बाय मैन विच इज़ कॉल्ड लेटेंट रिसोर्स। ओके, लेटेंट रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज हुज प्रॉपर्टी एंड यूटिलिटीज़ आर अननोन, है ना। अननोन है उनकी प्रॉपर्टी और यूटिलिटी, तो हम यूज़ ही किस चीज़ में करें, है ना। तो इस तरीके से ये लेटेंट रिसोर्सेज होते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ classification on the basis of uses, distribution, availability are completed। ओके, नाउ सॉइल। अब हमारा ये पहला टॉपिक है सॉइल का। रिसोर्सेज हमने आपको समझा दिए, ठीक है। रिसोर्सेज जो था उसका छोटा बहुत टॉपिक था वो मैंने अभी आपको समझाया। नाउ द सॉइल इज़ द मेन टॉपिक विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो सॉइल अकॉर्डिंग टू अमेरिकन पैडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सॉइल की स्टडी करते हैं, डॉक्टर बेनेट, व्हाट ही से, soil is the uppermost layer of the unconsolidated particles found on earth's surface which is made up of parent rocks and vegetation। soil uppermost layer के ऐसे unconsolidated particles हैं, सॉलिडेटेड नहीं है, क्या है? अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल्स जो अर्थ की अपर सरफेस में पाए जाते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक एंड वेजिटेशन। अब ये पेरेंट रॉक क्या है? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हमारी जो रॉक्स रहती हैं, रॉक्स मतलब यहाँ के नीचे पेरेंट रॉक होती है, बड़ी बड़ी रॉक्स जो वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण उनमें से टुकड़े निकल आते हैं। ये जो टुकड़े हैं ये धीरे 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 थोड़े बड़े होते हैं,
फिर उसके बाद और छोटे होते हैं और छोटे होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये क्या बन जाता है, ह्यूमस के साथ मिक्स होकर सॉइल बन जाता है। अब आखिर में ये पेरेंट रॉक और वेजिटेशन, यानी कि ये पेरेंट रॉक एक नॉन लिविंग थिंग है ना, और वेजिटेशन इज़ अ लिविंग थिंग। इन दोनों के मिक्सचर से हमने क्या बना लिया, सॉइल बना लिया। ओके, सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। वेजिटेशन इज द ऑर्गेनिक मैटर, राइट, वेयर इन सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ग्रो, है ना। सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है फॉर द सॉइल एंड फॉर वेजिटेशन ग्रो। ठीक है, समझ में आया। सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर विच इज सूटेबल वेयर इन सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ग्रो। सॉइल हमको मालूम चल गया पेरेंट रॉक और ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, और किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमको क्लाइमेटिक कंडीशन को भी रखना पड़ता है। ओके, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है ना। सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो। कैसा है ये, रिन्यूएबल रिसोर्स है, अपने आप को रिन्यू कर लेता है, बट इट टेक्स सो मच टाइम टू फॉर्म। जब इसकी 1 सेंटीमीटर की एक लेयर बनती है, सिंपल 1 सेंटीमीटर की लेयर अगर हमको सॉइल की मिल रही है, तो समझ लो उसको टाइम कितना लगा है, 100 ईयर्स का। मतलब इतना टाइम लगता है 1 सेंटीमीटर की सॉइल की लेयर के लिए। मतलब जो सॉइल हमारे पास अवेलेबल है उसमें तो बहुत साल लगे होंगे उसको क्रिएट होने में। ठीक है, तो वो एक क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, जिसको हमको सेव करके रखना है। ठीक है, जिससे हमको सॉइल एरोजन से बचाना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नाउ द फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्पफुल है। पेरेंट रॉक, सबसे पहले तो हमको पेरेंट रॉक चाहिए जिसकी वेदरिंग होगी। नाउ द टोपोग्राफी, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी क्या फॉर्मेशन टोपोग्राफी है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। प्लांट, एनिमल एंड देयर रिमेन्स, तो ये ऑर्गेनिक मैटर भी हमको इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेशन के लिए सॉइल के। ठीक है, नाउ द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल इट इज़ द सीक्वेंस। सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, सॉइल की प्रोफाइल, यानी कि अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, तो आपके बाल बड़े हैं, आपके बाल छोटे हैं, आपका मुंह गोल है, आपका मुंह लंबा है, कैसा है, तो ये सब चीज़ें होती है क्या, प्रोफाइल की। सो इट इज़ द सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी कि सॉइल का सीक्वेंस क्या है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, बहुत भुसभुसा है, उसमें पानी एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। नेचर ऑफ द हॉरिजॉन्स, ठीक है, नेचर क्या है, मतलब कि कौन सी लेयर का सॉइल है, ये टॉप मोस्ट लेयर है, सब सॉइल है, या फिर अभी भी सिर्फ वेदर्ड पेरेंट रॉक का मटेरियल है ना, यानी कि मोटा मोटा तो नहीं है ना, पतला पतला तो नहीं है। तो ये क्या होता है, ये नेचर होता है हॉरिजॉन का, है ना, या फिर लेयर का, सुपर इम्पोज्ड वन अबव दी अदर एंड एक्सपोज्ड इन द पिट सेक्शन डग थ्रू द सॉइल मेंटल, है ना। ऐसा तो नहीं उसको हमने खोद के बाहर निकाला है, इन सब चीज़ों को बाहर निकाल लिया और बोला कि ये सॉइल है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो सॉइल प्रोफाइल हमको मालूम होना चाहिए। तो अब ये जो सॉइल प्रोफाइल है हमारे पास, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो लेयर्स है, हॉरिजॉन्स बोलते हैं जिनको, इनमें सबसे पहला होता है पेरेंट रॉक। ठीक है, ये जो पेरेंट रॉक है यही क्या होता है, टूट के वेदर्ड पेरेंट रॉक बनता है। ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। फिर सब सॉइल बनता है, ये और छोटे होंगे। फिर टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल जो बहुत छोटी छोटी वेदर्ड हो जाती है, मतलब बहुत भुरभुरी रहती है। उसमें क्या मिक्स हो जाता है, ह्यूमस। ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जो वेजिटेटिव चीज़ें रहती हैं ना, प्लांट और एनिमल्स का जो रेसिड्यू रहता है, वो ह्यूमस मिक्स होता है इस सॉइल के साथ। तो ये क्या बनाता है, हमारी टॉप मोस्ट सॉइल बनाता है। ठीक है, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। जो इंडिया है उसमें जो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी सॉइल्स हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ये सब लिखी हुई हैं, है ना। ये जो सॉइल्स हैं ये सब डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पूरे इंडिया में। इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, तो ये जो जितनी भी सॉइल्स हैं इन सभी के बारे में हम सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशंस को भी पढ़ेंगे। बट फॉर टुडे इट इज़ ओके।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पूरे इंडिया में कैसा है, ये एक डायग्राम आप बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एलुवियल सॉइल क्या होती है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को ग्रो करा सकते हैं, लैटराइट सॉइल क्या होती है, राइट सॉइल क्या होती है, उसके यूजेस क्या है, ऑल दोज थिंग्स। ऑल राइट, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ completed। हम सेकेंड लेक्चर में सॉइल के जितने भी टाइप्स हैं उनके इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।